हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द JKSSB मास्टर प्रिपरेशंस। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है ग्रेविटेशन का। पहले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था, हमने ग्रेविटेशन का कंसेप्ट डिस्कस किया। हमने फिर देखा कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के अंदर जो अंतर देखने को मिला वो क्या होता है। हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, उसके अंदर हमने उसकी डेरिवेशन की। इसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने देखी। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देखो, आज हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप लोगों ने इसका नाम हर जगह सुना होगा, स्मॉल जी। देखो, इसके अंदर कंफ्यूजन मत करना। देखो, एक होता है जी, दूसरा होता है स्मॉल जी। ये जी था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, लेकिन ये जो स्मॉल जी है इसे कहते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो, लॉन्ग टाइम एगो में हुआ क्या करता था। लॉन्ग टाइम एगो, आपको मैं एक कहानी के रूप में इसको बता रहा हूँ। लॉन्ग टाइम एगो में क्या हुआ था, हमारे जो न्यूटोनियन भाई साहब थे वो क्या कर रहे थे। ये एक पेड़ है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि ये एक एप्पल का पेड़ है, ठीक है। एक एप्पल का पेड़ है, इस पे यहाँ पे छोटा सा एप्पल बना देते हैं। देखो, ये एक एप्पल है, ठीक है। तो हमारे न्यूटोनियन भाई साहब यहाँ पे बैठे थे। इसके कुछ बाल वाल भी बना लेते हैं। ये भाई साहब जो है वो यहाँ पे बैठा था। क्या हुआ कि ये जब बोला जाता है कि ये जब एप्पल गिरा था इसके सर पे, एज पर स्टोरी मैं बोल रहा हूँ, ऐसा रियलिटी में हुआ था नहीं था। मैं बोल रहा हूँ कि ये जब इसके सर पे गिरा था तो इसकी खोपड़ी में क्या हुआ, एक ख्याल आया। इसकी खोपड़ी जाग गई कि ऐसा क्यों हुआ था। इसने बोला ये जो सेब गिरा, इसके अंदर खुराफाती आइडिया आने लगे। देखो क्या क्या। एक इसने ये बोला कि ये जो है ये सेब इस तरीके से क्यों नहीं गिरा, मतलब कि ये टेढ़ा क्यों नहीं गिरा। दूसरा ख्याल इसके अंदर आया कि ये स्ट्रेट ही क्यों गिरा। अगर ये गिरा ना, ये डायरेक्टली इसके सर पे गिरा ना, तो इसने बोला ये इस साइड से क्यों नहीं, मतलब यहाँ से इस तरीके से ये क्यों नहीं गिरा, या इस तरीके से ये क्यों नहीं गिरा, ये स्ट्रेट ही क्यों गिरा। तीसरा इसका जो कन्फ्यूजन हुआ ना, वो कन्फ्यूजन इसका ये था कि ये वापस ऊपर क्यों नहीं चला गया। ये तीन कन्फ्यूजन एज पर स्टोरी में आपको इस स्टोरी की टाइमलाइन के, ताकि आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट इसके अंदर डेवलप हो और आप लोग इसको ईजिली समझ सको। ये तीन क्वेश्चन इसके थे। एक, ये टेढ़ा क्यों नहीं गिरा। दूसरा, ये ऊपर क्यों ही गया। तीसरा, ये स्ट्रेट ही क्यों गिरा। और तीसरा जो था, ये वापस ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। इन चीज़ों से बेसिकली क्या हुआ था, इन चीज़ों ने, ये एक छोटे से एप्पल ने किसके दरवाजे खोल दिए। इट ओपन्स द डोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के दरवाजे, ग्रेविटी का कंसेप्ट जो है उसके दरवाजे इसी एक एप्पल ने खोल दिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, न्यूटन भाई साहब, ये जो हमारा न्यूटन है, शर्मिला न्यूटन है हमारे पास, ये यहाँ पे स्टॉप, ही डिडंट स्टॉप हियर, ये नहीं रुका यहाँ पे। मतलब इतना खुराफाती आइडिया इसके दिमाग में आने के बाद इसने यहाँ पे स्टॉप नहीं किया। अब इसने क्या किया, इसने सोचा, ही थॉट, क्या सोचा, इसने बोला कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है ना, ये अर्थ जो है, अगर ये एक एप्पल को, मेरे पास यहाँ पे एक एप्पल है, अगर ये एप्पल को अपनी तरफ खींचती है। देखो भाई साहब, न्यूटन ने कहा, भाई साहब मैं तो नहीं मानूंगा, ये तो नाइंसाफी हुई। अगर ये एप्पल को अपनी तरफ खींच रही है तो इसका मतलब ये जो अर्थ है, ये क्या करनी चाहिए, ये तो फिर मून को भी अपनी तरफ खींचनी चाहिए। फिर मून क्यों नहीं गिरती है अर्थ के सरफेस के ऊपर। आया इसके अंदर ये ख्याल भी। इसके बाद इसने बोला फिर तो सन भी है भाई साहब यहाँ से, तो सन भी क्यों नहीं गिर रहा है, वो भी क्यों नहीं खींच रहा है। अगर अर्थ जो है, अगर ये एप्पल को अपनी तरफ खींच रही है, फिर तो यार मून के साथ मेरे हिसाब से नाइंसाफी हो रही है, मून क्यों नहीं खींच रही है यहाँ पे। इस तरीके से इन सारे थॉट्स की वजह से ग्रेविटेशन का जन्म हुआ। ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जन्म हुआ यहीं से, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये चीज, देखो न्यूटन सेकंड लॉ, सब किसी ने, हर किसी ने पढ़ा होगा। 10वीं क्लास के अंदर, 9वीं क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, देखो मैं फॉर्मूला के, मैं अब डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखूंगा। F इक्वल टू एम इंटू ए। फोर्स जो होता है ये किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका क्या मतलब होता है, अगर किसी बॉडी के ऊपर, अगर बॉडी का मास m है,
उसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स की वजह से उसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। सिंपल इतना याद रखना। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है अगर किसी बॉडी, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉडी एक है, मैं इसके ऊपर एक फोर्स एफ लगा रहा हूं, इस फोर्स एफ की वजह से क्या होगा, इस बॉडी के अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, वो एक्सेलरेशन क्या होगी, ए। लेकिन 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 हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं। तो ये ए जो है ना, ग्रेविटेशन के अंदर हम ये वाला एक्सेलरेशन की सिंबल नहीं लिखते हैं, हम जी लिखते हैं। एक्सेलरेशन को हम जी से डिनोट करते हैं ग्रेविटेशन के अंदर। यहां तक आपको समझ में आया, वेरी गुड। अब देखो, अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। एक्सेलरेशन, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि मैं इसको आगे यूज करने चाह रहा हूं। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो है ना भाई साहब, अब ये बहुत बवाल चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो, अगर आप इतना सोचोगे ना, इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन भी छुपी हुई है। देखो क्यों, हम क्या बोल रहे हैं, ये अर्थ है। अर्थ क्या करती है, हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है ना। तो देखो, ये अर्थ है मेरे पास, हमें पता है एज पर ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन क्या कहता है या ग्रेविटी क्या कहती है कि अर्थ जो है वो अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर खींचती है। अब देखो, ये क्या करती है, इसको पुल तो करेगा ही। कौन पुल करती है, अर्थ किसको पुल करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको क्या किया, अर्थ ने इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल किया। आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी फोर्स की कि फोर्स पुश या तो पुश होता है या पुल होता है। लेम डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब पुल जो है ना, ये भी क्या है, ये क्या है, फोर्स। तो अगर अर्थ क्या कर रही है, अगर अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रही है, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एक्सेलरेशन फिर प्रोड्यूस होगी ना, एज पर न्यूटन सेकंड लॉ। इसके अंदर फिर एक्सेलरेशन आनी चाहिए, तो उस एक्सेलरेशन का नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आया? देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सीधा है ना, जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस होता है उसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इतना ही है ना, क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि अर्थ जब इसको खींचती है, खींचना भी एक फोर्स ही होता है। फोर्स हो गया तो इसके अंदर एक एक्सेलरेशन आएगी और उस एक्सेलरेशन का नाम हम देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो बॉडी में एक्सेलरेशन होती है उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। समझ में आया? अगर डेफिनेशन के हिसाब से हम लिखेंगे तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द मोशन ऑफ बॉडी। मैं बोल रहा हूं कि क्या लिख रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द मोशन ऑफ बॉडी, इन द मोशन ऑफ बॉडी जो फॉल कर रही है, फॉलिंग अंडर द फोर्स ऑफ, क्योंकि ये फॉल कर रही है ना इसके सरफेस के ऊपर, तो ये फॉल ही तो कर रही है, फॉलिंग अंडर द बॉडी, फॉलिंग अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम उस चीज़ को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब हमें समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती क्या है। ये एक्सेलरेशन किसी बॉडी के अंदर ड्यू टू ग्रेविटी जब प्रोड्यूस होती है उसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमारे पास है, हम इसकी फॉर्मूला डिराइव कैसे करते हैं। उसके लिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, सपोज आप कंसिडर कीजिए ये मेरे पास अर्थ है और इस अर्थ का जो मास है वो मास m है, कैपिटल M, और मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास मेरे पास है स्मॉल m। ठीक है, मेरे पास एक अर्थ तो है और दूसरा मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है और इस अर्थ का मास जो है वो कैपिटल M है। अब देखो, यहां से अगर मैं देखूंगा इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है मैं उसे d मान के चलता हूं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है इस तक जो डिस्टेंस है वो d है। हमें पता है
यूनिवर्स के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स अगर होंगे, दो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एक दूसरे को तो अट्रैक्ट करते हैं, हमने ग्रेविटेशन के हिसाब से देखा था। इसका मास भी है, इसका भी मास है, तो हमने वो फार्मूला बोला था, वो फार्मूला क्या थी, फोर्स इक्वल टू जी। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स है, एक है अर्थ, दूसरी है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इनका मास लिखना है। अर्थ का मास क्या है हमारे पास, कैपिटल एम। ऑब्जेक्ट का मास हमारे पास क्या है, वो स्मॉल एम है। अपान इन दो दरमियान के जो डिस्टेंस होती है उसका स्क्वायर होता है, तो क्या आएगा, डी स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक, वेरी गुड। एक फार्मूला तो हमें मिल गई, ये फार्मूला नंबर 1 है। इसके बाद अगर इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट मीन्स फोर्स लग रहा है, तो न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से हमारे पास और एक फार्मूला देखने को मिलेगी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और मैंने बोला था आपको ग्रेविटेशन के अंदर हम एक्सेलरेशन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये मेरे पास फार्मूला नंबर 2 आई। ठीक है, अब मैं इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूं। इक्वेट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, फोर्स और फोर्स कैंसल आउट, तो मुझे मिलेगा जी एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर बराबर आएगा इसके एम जी के। अब आप देखो कि कॉमन टर्म यहां पे क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। दोनों टर्म्स के अंदर, दोनों इक्वेशंस के अंदर मेरा मास कॉमन है, तो ये मास और ये मास कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचा क्या, यहां से मेरा बचा जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और बचा कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर, किसके बराबर आया, ये स्मॉल जी के बराबर आया। दैट मीन्स मेरा जो जी है वो किसके बराबर आया, वो आया जी एम अपॉन डी स्क्वायर। ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की फॉर्मूला। इसको समझना बहुत जरूरी है। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या मिल सकता है, ये देखो, क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। देखो कहीं पे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है नहीं, हमारे पास खाली मास ऑफ द अर्थ है। एम कैपिटल एम, कैपिटल एम हमने क्या रखा था, हमने मास ऑफ द अर्थ रखा था। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हमने स्मॉल एम, वो हमने देखा कि वो यहीं बीच में ही कैंसिल आउट हुआ। तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, ये डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। ये बात आपको समझनी जरूरी है, ठीक है। अब देखो डी जो है ना, डी ये बेसिकली में क्या है, ये डिस्टेंस है। कौन सी डिस्टेंस है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द ऑब्जेक्ट, इन दो दरमियान की डिस्टेंस है। एम क्या है यहां पे, एम हमारा है, एम जो हमारा है ये यहां पे है मास ऑफ अर्थ। क्लियर, क्या है, मास ऑफ अर्थ। डी क्या है, ये हमें पता है कि ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द ऑब्जेक्ट। क्लियर, यहां तक आपको समझ में आया। तो आपको ये डेफिनेशन जो है ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ताकि एग्जाम के अंदर जब आपको डायरेक्टली वहां पे विच आर द फॉलोइंग डेफिनेशन, सॉरी ये इस तरीके से भी दिया गया होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज फॉर्मुलेटेड बाय विच फार्मूला, तो वहां पे बहुत सारे फार्मूला होगा, ये फार्मूला भी उसके अंदर प्रेजेंट होगी, तो आपको डायरेक्टली इस तरीके से टिक मार के आना है। अब हम देखते हैं वैल्यू ऑफ जी। इस जी की वैल्यू कहां पे देखते हैं, सरफेस ऑफ अर्थ पे इस जी की वैल्यू क्या होगी। अभी तक हम किसी डिस्टेंस के ऊपर बोल रहे थे, हमने बोला था कि ये अर्थ है और किसी डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट है। अब मैं बोल रहा हूं मेरे पास अर्थ है, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे मेरा ऑब्जेक्ट है, अर्थ के सरफेस पे मेरा ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो मेरा डिस्टेंस, जो मेरी डिस्टेंस अर्थ की सेंटर से लेके ऑब्जेक्ट तक है ना, वही मेरी रेडियस ऑफ अर्थ भी यहां पे है, ठीक है। तो इसका मतलब जो मेरा डी है वो बराबर आ रहा है मुझे आर। अब मैं आर क्या लूंगा यहां पे, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। तो अब मैं कंसिडर करूंगा, अगर मुझे फिर अब लिखना पड़ेगा तो मैं क्या लिखूंगा, जी जो है वो किसके बराबर है, जी एम अपॉन डी स्क्वायर क्या थी, ये डिस्टेंस थी कहां से, सेंटर ऑफ अर्थ से लेके इस ऑब्जेक्ट तक। अब क्या है, ये ऑब्जेक्ट हमने लाया और इसके सरफेस पे लाया। जब हमने इसके सरफेस पे लाया, आप देखो ये जो डिस्टेंस इस सेंटर ऑफ अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच में है ना, वही डिस्टेंस हमारी रेडियस ऑफ अर्थ भी है ना। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस थी वही अब रेडियस ऑफ अर्थ भी है। तो मैं क्या इक्वेट कर रहा हूं, मैं अब यहां पे लिखूंगा, चलो इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। किससे करेंगे, कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। तो अब मैं बीच में लिखूंगा कैपिटल आर स्क्वायर। समझ में आया। अब ये आर क्या है, ये हमारे पास रेडियस ऑफ
अर्थ है। क्या है हमारे पास? रेडियस ऑफ अर्थ। और आपको याद रहना चाहिए ये रेडियस ऑफ अर्थ हमारा किसके बराबर होता है? इतने किलोमीटर के बराबर रेडियस ऑफ अर्थ होता है। और जब हम इसको ये किलोमीटर के अंदर दिया गया ना 6400 किलोमीटर, किलोमीटर को अब मीटर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64 लैक्स। 5 1 2 3 4 5 ये मीटर के अंदर कन्वर्ट हुआ। अब जब इसको देखो 1 2 3 4 5 हम इसको लिख सकते हैं 64 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ लिख सकते हैं 5 मीटर। अब मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा तो पॉइंट लगाने से यहाँ पे और एक जीरो आ जाएगा तो इसको आएगा 6.4 इंटू 10⁶ मीटर के बराबर आएगा। इतना याद रखना है कि रेडियस ऑफ अर्थ जो है आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या किया, इन जीरोस के बदले मैंने 10⁵ लिखा क्योंकि 5 जीरो है ना, तो 10⁵ और ये 5 जीरो ये बराबर ही होते हैं। इसके बाद मैंने ये इन दोनों के बीच में पॉइंट लाया, तो पॉइंट लाने से यहाँ पे और एक जीरो ऐड होगा तो ये बन जाएगा 6, तो वही हुआ 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ठीक है, आपको याद क्या रखना, देखो डायरेक्टली आपको याद रखना कि रेडियस ऑफ अर्थ है, अगर किलोमीटर के अंदर दिया गया होगा तो वो कितना दिया गया होगा 6400 किलोमीटर। अगर मीटर के अंदर दिया गया तो इस तरीके से, अगर इस फॉर्मूला के हिसाब से ये भी यही होता है, इसको सॉल्व करने के बाद भी हमें यही दोनों मिलेंगे। या तो इस तरीके से रेडियस ऑफ अर्थ दिया होगा 6.4 इंटू 10⁶ मीटर रेडियस ऑफ अर्थ होती है। क्लियर, ये बात आपको समझ में आई? चलो इन जो हमारे कांस्टेंट है, ये जो मास ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ है, इनके अंदर वैल्यूज पुट करके देखते हैं हमारा जी कितना आएगा। देखो जी किसके बराबर आएगा? जी ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ द अर्थ, ये याद रखना ये कितना होता है 6.0 इंटू 10⁻24 केजी, इतना मास ऑफ अर्थ होता है। डिवाइड बाय क्या है हमारे पास? रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर कितना बनेगा 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर के बराबर आएगा। अब देखो कुछ कट सकता है यहाँ पे, केजी से 1 केजी तो उड़ गया, 1 मीटर से 1 मीटर तो उड़ गया। अब यहाँ पे बचा क्या, देखो वो इधर लिखेंगे हम, जी के अंदर अब क्या बचा, एक तो बचा ये 6.67 इंटू 10⁻11। अब यहाँ पे बचा खाली न्यूटन, फिर बचा मीटर, क्योंकि 1 मीटर तो इस मीटर के साथ कैंसिल आउट हुआ ना, न्यूटन मीटर, मल्टीप्लाइड पे बचा 6.0 इंटू 10⁻24, और यहाँ से नीचे क्या बचा, हमें नीचे बचा 6.4 इंटू 10⁻6, और यहाँ पे 1 केजी भी बचा। ठीक है, वो ये केजी कहाँ से आएगा, ये इसमें से 1 केजी बचा ना, मैंने इसको नीचे लाया। तो इस चीज़ को जब हम सॉल्व करते हैं, आप देखना कैलकुलेटर के ऊपर इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारी जी की वैल्यू जो निकल के आती है वो आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस वैल्यू को देखो, ये निकल के आती है। ठीक है, क्या निकल के आता है? ये वैल्यू जब हम इसको इक्वेट करते हैं इन सारी चीज़ों को, तो हमें ये वैल्यू देखने को मिलती है, जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको ये यहाँ से लेके ना तो ये याद रखना है आपको, ना तो ये याद रखना है आपको, बस ये फार्मूला याद रखना और इतना याद रखना है कि जी की वैल्यू कितनी होती है। इसको मैं अलग से लिखाऊंगा, देखो, लेकिन देखो चलो इसको अलग से लिखते हैं। आपको याद क्या रखना है, वैल्यू ऑफ हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं वैल्यू ऑफ जी किसके ऊपर, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर कितनी होती है। आपको क्या याद है एग्जाम के लिए, आपको क्या याद है, देखो डेरिवेशन आपको याद नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा कि आप डेरिवेशन लिखो, वहां पे ऑप्शन दी होगी, आपको ऑप्शन को टिक करना होता। तो इसका मतलब आपको रिजल्ट याद रखना कि डेरिवेशन आपको याद नहीं रखनी है। आपको पता है, एक तो आपको ये याद रखना कि जी बराबर होता है GM अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ये याद रखना कि आर स्क्वायर क्या होती है, ये होती है रेडियस ऑफ अर्थ, ये पता है। और इसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी है कितनी होती है, ये 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होती है अगर इस तरीके से दिया गया हो, या तो ये 6400 किलोमीटर के अंदर दिया गया हो, या तो ये किसके बराबर होगा 64 लाख के अंदर दिया गया हो।
मीटर के हिसाब से दिया। अगर मीटर के अंदर होगा तो इतना होगा, अगर किलोमीटर के अंदर तो इतना, या तो इस फॉर्म में भी देखने को आपको मिल सकता है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना होता है, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। याद रखना एग्जाम के अंदर 9.8 मीटर दिया गया होगा, स्क्वायर नहीं दिया गया होगा। इस तरीके से आपको फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से देंगे, एक ऑप्शन होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड, दूसरा होगा 9.8 मीटर पर, यहाँ पे 9.8 मीटर स्क्वायर होगा, दूसरा हो सकता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, इस तरीके से दिए होंगे तो आपको अपने हिसाब से ये याद रखना है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये जी वैल्यू ऑफ जी होती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो एक चीज़ है यहाँ पे, अब मैंने आपको कल नहीं बोला था, वो ये है कि ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है ना, इसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या थी, m-1 L3T-2। डायरेक्ट याद करना है, ये नहीं देखना है कि ये कहाँ से आया, क्यों आया, डायरेक्ट याद रखना है। आपको एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने देखने को मिल सकता है। वहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला 4 लिखी होंगी, चारों में से आपको जब ये डायमेंशनल फार्मूला दिखेगी ना, m-1 L3T-2, ये क्या है इसकी, ये इसकी डायमेंशनल फार्मूला होती है। वहाँ पे क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो आपको टिक मार के आना है इस वाली को। अब दूसरा क्या होगा, अब तो ये जी भी है ना हमारे पास, इस जी के हिसाब से ये जो जी है ना, इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहना है, इसकी भी डायमेंशनल फार्मूला होती है, वो याद रखना m0 L-T-2, ये इसकी डायमेंशनल फार्मूला होती है। क्लियर, तो इतना आपको याद रहा ना, इतना आपको याद रहना चाहिए, याद रहेगा ना इतना। अब देखो, अब ये जो जी है ना, मैंने आपको परसों बोला था, उस पहले लेक्चर के अंदर बोला था, जी जो है ना, आप चाहे कहीं भी क्यों ना जाओ, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कितनी वैल्यू रहेगी, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसकी वैल्यू रहेगी। लेकिन 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 ये जो जी है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू चेंज करती है। 3 तरीके से इसकी वैल्यू अभी मैं चेंज करने को बोलता हूँ आप लोगों को, किस तरीके से होती है, 3 तरीके से होगी। देखो, एक तो इसकी वैल्यू शेप से चेंज होती है, शेप के अकॉर्डिंग इसकी वैरी करती है। दूसरा, आल्टीट्यूड के हिसाब से इसकी ये जो है वैल्यू जो है वो चेंज करेगी। और तीसरा, डेप्थ। आप यहां पे लिखना कि ये क्या होती है, वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू किस तरीके से शेप के अकॉर्डिंग चेंज होती है, आल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज होती है, और डेप्थ के अकॉर्डिंग चेंज होती है। ये कांस्टेंट नहीं है। देखो, हमें पता है जो अर्थ की शेप होती है वो परफेक्ट तो वो सर्कल नहीं होती है, मत होती है, वो लिटिल बिट वो इलिप्टिकल टाइप की होती है। इस तरीके से क्या होती है, वो इलिप्टिकल होती है। अब देखो, यहां से अगर हम देखेंगे, हमारे पास 2 टाइप की रेडियसेस देखने को फिर मिलेंगी। एक ये रेडियस है R1 और ये दूसरी रेडियस है R2 अर्थ के अकॉर्डिंग। इसका क्या मतलब है कि इस वाले चीज़ को हम, ये जो ये यहाँ ये वाला पॉइंट है ना, इसको हम इक्वेटर कहते, इस वाली लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, और इस वाले चीज़ को हम पोल कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो इक्वेटोरियल रेडियस है ना, वो ज़्यादा होती है किसके अकॉर्डिंग, किसके मुकाबले में, पोलर रेडियस से। तो अर्थ की रेडियस जो है ना, उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। क्या मिलता है, जो R1 है वो ग्रेटर देन है R2 के मुकाबले। देखो, आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मैं फिर से बोलूँगा। अर्थ की जो शेप है ना, अगर अर्थ की शेप कंप्लीट मतलब सिमेट्रिक होती ना, स्फेरिकल होती, तो इसके हर एक रेडियस जो होती ना वो इक्वल होती। मतलब ये यहाँ पे भी R होता है, यहाँ पे भी R होता है, लेकिन इसकी जो शेप है ना वो डिफरेंट है, वो लिटिल बिट इलिप्टिकल टाइप की है। ठीक है, तो इलिप्टिकल होने की वजह से इसकी शेप इतनी डिफरेंट है कि इसके 2 रेडियस हमें देखने को मिलती है। एक होती है इक्वेटोरियल रेडियस, ये जो ये वाली रेडियस है ये बड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो डिस्टेंस भी ज़्यादा है, और यहाँ पे और यहाँ से डिस्टेंस कम है, तो ये होती है पोलर रेडियस। दैट मीन्स इक्वेटोरियल रेडियस जो है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द पोलर रेडियस। अब हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है जी जो है ये किसके बराबर होता है, GM/,
आर स्क्वायर, पता है ना। तो या अब यहाँ पे देखो आर और जी की रिलेशन क्या है, इनवर्सली रिलेशन है। तो इसका मतलब आर जितना ज़्यादा होगा जी हमारा कम होगा, और आर जितना कम होगा उतनी ज़्यादा जी की वैल्यू देखने को मिलेगी। अब देखो इक्वेटर या पोल की रेडियस, दोनों रेडियस में से रेडियस कौन सी बड़ी है, इक्वेटर की रेडियस बड़ी है। तो इसका मतलब इक्वेटर में जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि इक्वेटर की रेडियस बड़ी है तो इक्वेटर पे हमें जी की वैल्यू कम देखने को मिलेगी। तो जी, तो इसके मुकाबले में क्या होगा, अगर मैं पोलर रेडियस पे मेजर करूं तो पोलर रेडियस तो कम है ना, जब मैं नीचे कम रखूंगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी। तो इसका मतलब जो इक्वेटोरियल, जो पोलर रेडियस है ना, जो वैल्यू ऑफ पी है ना, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पोल पे होती है ना, वो ग्रेटर देन होती है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इक्वेटर पे आएगी। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि इक्वेटर के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा और पोल के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्यों ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि रेडियस कम है, रेडियस कम है तो ये ज़्यादा दे, क्योंकि देखो रेडियस कम है ना, पोल के ऊपर रेडियस कम है ना एज कंपेयर टू इक्वेटर, तो जब रेडियस कम है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और अगर इक्वेटर की बात करेंगे, इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा है, जब नीचे वाला ज़्यादा होगा तो ऊपर वाला आपको ओबियसली कम देखने को मिलता है। समझ में आया। तो इसका मतलब इतना याद रखना। अब क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेगा कि वैल्यू ऑफ जी जो है ना वो मैक्सिमम कहाँ पे है, वो पोल पे मैक्सिमम है या इक्वेटर के ऊपर मैक्सिमम है। तो आपको पता है कि वैल्यू ऑफ जी जो है ना वो पोल के ऊपर मैक्सिमम होता है और वो मिनिमम कहाँ पे देखने को मिलता है, इक्वेटर के ऊपर। समझ में आ रहा है। अब देखो, अब बात करते हैं आल्टीट्यूड की। आल्टीट्यूड मतलब हाइट। मेरे पास ये अर्थ है, ठीक है, क्या है मेरे पास ये अर्थ है। अब इस अर्थ की ये रेडियस है, यहाँ से ये रेडियस आर है। अब मैं बोल रहा हूँ कि कुछ हाइट एच तक, ये हाइट एच है, ठीक है, क्या है, हाइट एच है। अब देखो मुझे पता है कि जी जो होता है ये किसके बराबर होता है, जी एम अपान आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बेसिकली क्या था, ये रेडियस थी ना, ये रेडियस। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, यहाँ पे था। अब मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जेक्ट को इधर रखा, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं आर बढ़ा रहा हूँ। आर जब बढ़ेगा ना तो अब ये आर ही मत आएगा, ये आएगा जी इज इक्वल टू जी एम अपान आर प्लस ये एच, ये वाली हाइट भी अब ऐड होगी ना, आर प्लस एच का होल स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं रेडियस बढ़ा रहा हूं, मैं डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं, तो जी की वैल्यू कम होगी। तो डायरेक्टली याद रखना कि आल्टीट्यूड जितना इंक्रीज करेगा, आल्टीट्यूड जितना इंक्रीज करेगा हमारे जी की वैल्यू उतनी डिक्रीज करेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या आल्टीट्यूड से जी की वैल्यू इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, वो वैल्यू आल्टीट्यूड की वजह से डिक्रीज करती है। क्यों, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे अब हाइट भी ऐड होगी, तो जब ये बढ़ेगा तो ये ओबियसली कम होता चला जाएगा। और कितना कम होता है आप डायरेक्टली याद रखना, जी एच मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट एच, वो किसके बराबर होता है, जी 1 माइनस 2h अपान आर। इस वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो कम होता जाएगा। कभी कभार पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखो आल्टीट्यूड के ऊपर क्वेश्चन कैसे हो सकता है। पहला क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि आल्टीट्यूड की वजह से वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। आपको पता है आल्टीट्यूड की वजह से वैल्यू ऑफ जी जो है ना वो डिक्रीज करती है। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से देखने को मिल सकता है कि किस फॉर्मूला से आल्टीट्यूड को हम डिफाइन करेंगे कि आल्टीट्यूड से कम होता है। तो इसको डायरेक्टली आपको याद रखना है, जी एच जो बराबर होती है वो जी 1 माइनस 2h अपान आर से वो डिक्रीज करती है। क्लियर, ये बात आपको समझ में आई। अब बचा हमारा एक पैरामीटर जिसे हम कहते हैं डेप्थ, वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी विद द डेप्थ। तो डेप्थ को देखो यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट है, देखो मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो इसको फील करो किस तरीके से। मैं यहाँ पे बैठा हूँ,
यहाँ पे सरफेस ऑफ अर्थ पे मैं देखो, यहाँ पे सरफेस ऑफ अर्थ पे मैं बैठा हूँ, तो इसका मतलब सरफेस ऑफ अर्थ पे मुझे कितना फील होगा, जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं थोड़ा ऊपर गया, अब मैं 9.8 नहीं रहेगा, ये फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ अब ये 9.7 रहेगा, फिर ये 9.6, 9.6, फिर ये 9.55। तो जितना मैं ऊपर चला जाऊँगा एक टाइम आएगा मुझे वेटलेसनेस फील होगा, मुझे फोर्स ही नहीं, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ना, जी की वैल्यू जब जी की वैल्यू वहाँ पे ज़ीरो होती चली जाएगी। कहाँ पे जी ज़ीरो होगी, क्योंकि उस टाइम पे जो फोर्स होगा ना एफ वो बराबर ज़ीरो होगा, क्योंकि मुझे अट्रैक्शन ही नहीं होगी ना, जितना मैं दूर चला जाऊँगा वन टाइम तो इसका रेंज जो है ना वो कम ही होती चली जाएगी, ग्रेविटी का इफेक्ट ज़ीरो चलता जाएगा इस तरीके से। अब देखो, अब बचा हमारे पास जो है वो क्या है, डेप्थ का कंसेप्ट समझो। अभी तक मैं बोल रहा था ये मेरे पास अर्थ है, मैं अभी तक कहाँ पे था, मैं यहाँ पे था, फिर मैं चढ़ा यहाँ तक, तो मैंने देखा जब मैं यहाँ पे था तो वैल्यू कितनी थी 9.8, जब मैं यहाँ पे था तो यहाँ पे थोड़ा कम था, यहाँ पे 9.7 ही था, क्योंकि ये इक्वेटोरियल रेडियस थी, इक्वेटोरियल रेडियस ज़्यादा थी तो जी वैल्यू कम होगी। यहाँ पे 9.8 था क्योंकि मैं सरफेस के ऊपर हूँ, यहाँ पे पोलर रेडियस बहुत कम है तो वैल्यू जी की ज़्यादा होगी। फिर मैं यहाँ चढ़ा, अब मैंने बोला जब मैं आल्टीट्यूड की हेल्प से करता हूँ तो वैल्यू मेरी जी की डिक्रीज कर दी है, ठीक है। अब मैं डेप्थ की बात कर रहा हूँ, डेप्थ मतलब मैं इनसाइड जा रहा हूँ, अंदर जा रहा हूँ। देखो अभी तक हमारे पास जी बराबर था GM/r²। एम क्या था हमारे पास, ये था मास ऑफ अर्थ, क्या था, मास ऑफ अर्थ, मतलब कि इस वाले अर्थ का पूरा मास कंसिडर करते थे। अब सपोज मैं अंदर गया अर्थ के, मैं गया यहां तक, यहां मैं गया, अब जो मास मेरा काउंट होगा ना, अर्थ का जो मास काउंट होगा ना वो बस इतना ही काउंट होगा, इतने पोर्शन का ही काउंट होगा, ना कि इसका, क्योंकि ये आउटसाइड है। अब यहाँ पे इफेक्ट इस बीच का इसको देखने को मिलेगा, इन बीच के, ये जो सेंटर ऑफ अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट के बीच में देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब जो इफेक्टिव मास है ना अर्थ का, इफेक्टिव मास ऑफ द अर्थ जो है ना वो कम हो रहा है। जब मास ऑफ अर्थ कम होगा, अभी तक मास ये यहां तक था, अब मैं बस इतना मास ले रहा हूं, मास और जी की वैल्यू देखो, इसकी रिलेशन क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। जब एम कम होगा तो मेरा जी भी कम होगा, ठीक है, एम कम होगा तो मेरा जी भी कम होगा। ये भी याद रखना कि विद द डेप्थ क्या होता है, असल में होना चाहिए अलग। देखो आप, सवाल आपके मन में आ सकता है सर अभी तक जब रेडियस भी थी ना, जब हम यहाँ पे सरफेस पे थे तो रेडियस इतनी बड़ी थी, रेडियस बड़ी थी तो चलो हम मान लेते कि जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। अब सर यहाँ पे जब हम अंदर जा रहे हैं तो रेडियस तो कम होती चली जा रही है ना, तो जी की वैल्यू, जब रेडियस कम होगी तो जी की वैल्यू इंक्रीज करनी चाहिए। अब सर आप बोल रहे हो कि यहाँ पे भी जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, क्योंकि आप देखो यहाँ पे मास का डायरेक्ट इफेक्ट है, यहाँ पे अब क्या कम हो रहा है, मास कम हो रहा है। इस पैरामीटर के ऊपर भी देखो, मास, इफेक्टिव मास यहाँ पे अर्थ का कम हो रहा है। अभी तक मास इतना था, फॉर एग्जाम्पल 5 kg था, अब मास बस 2 ही kg है। इसी वजह से जब ये कम होगा तो ये भी कम देखने को मिलेगा, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो कितना कम होता है आप याद रखना इस फॉर्मूला से कि एक्सेलरेशन ड्यू टू डेप्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब डेप्थ मैं बात कर रहा हूँ, वो किसके बराबर होती है, G1 - D/r से वो कम होती है। तो याद रखना, जब मैं, अगर अब क्वेश्चन भी आ सकता है सर अगर मैं एट द सेंटर चला जाऊं, तो एट द सेंटर याद रखना, एट सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ जो है, एट द सेंटर ऑफ अर्थ जो है हमारा जो जी होता है वो ज़ीरो चला जाता है, क्योंकि इफेक्टिव मास ऑफ द अर्थ एट द सेंटर वो ज़ीरो के बराबर होता है। मास जब ज़ीरो होगा तो ये देखो जी बराबर किसके बराबर आएगा, जी मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो अपॉन आर, तो जब मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो तो ये सारा कुछ ज़ीरो चला जाएगा। ये था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझाया, वेरिएशन किस तरीके से होगी। अगर आप लोगों को कहीं पे कुछ कन्फ्यूजन रह गया होगा आप लोग उसको
कमेंट आउट कीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। अब इसमें खाली एक लेक्चर लगेगा जिसके अंदर हम ये बयानसी वगैरह आर्चिमेडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम थ्रस्ट पढ़ेंगे। वो एक लेक्चर के अंदर हमारा कवर होगा। उसके बाद हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, जो जेकेएसएसबी ने ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं, तो वो सारे पीवाईक्यूज हम उस वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। तो तब तक के लिए ओके बाय।